silent. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. Thank you for giving such nice comments as your feedback in the comment section. It feels great when I see your comments and that you're liking the lecture, you're understanding it and it is helping you in your preparation. तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर and जो आप लोग consistently देख रहे हो तो वो भी देख के अच्छा लगता है. कुछ बच्चों के नाम अब माइंड में सेव हो चुके हैं क्योंकि वो डेली कमेंट करते हैं. Q&A सेशंस अच्छे लग रहे हैं. So thank you and बाकी please do share these sessions with your friends also जो भी connected है आपके साथ so that we have an extended family and जो बच्चे देख रहे हैं सेशन और जो कमेंट नहीं करते, फीडबैक नहीं देते, लाइक नहीं करते, क्यों नहीं करते? प्लीज कर दिया करो. इट हार्डली टेक्स अ मिनट ऑफ योर्स एंड बहुत अच्छा लगता है तो तभी मैं बोल रही हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल. Okay, so this is a list that we have to cover. Important articles हैं, we'll take it up in detail. Prelims के point of view से भी है, mains के perspective से भी है, right? And जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी. सामने ये जो लिस्ट है, दिस इज एन इंडेक्स. मैं आपको इन ब्रीफ बता देती हूँ कौन सा टॉपिक आप कहाँ से लिंक कर सकते हो, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 कहाँ से, एंड उसी के हिसाब से विल कैरी फॉरवर्ड थिंग्स, राइट. आउटकम ऑफ COP28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, और इसके बारे में हमने चीजें कवर करी हुई हैं. इधर उधर जब भी आर्टिकल आया है वी हैव टेकन. लेकिन अब क्या है ना, COP28 का बेसिकली इट वाज हेल्ड फ्रॉम 30th नवंबर से लेकर 12th दिसंबर तक तो मीटिंग्स हो चुकी हैं. तो अब जो भी फाइनली जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, वेयर दे फेल शॉर्ट, वो सारी चीजें सम अप करके क्लब करके हम भी इसको सम अप कर देंगे आज इस आर्टिकल से, क्योंकि विल टेक एवरीथिंग जो इस पर्टिकुलर सबमिट के दौरान हुआ है, राइट. तो एक ये बात है, ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम से भी सवाल बन सकता है. देन यू हैव अ स्पीशीज इन न्यूज, ड्रैगन स्नेक हेड फिश. कहाँ, कैसे, क्यों न्यूज में है, एवरीथिंग, और क्या कोई थ्रेट है इन फिशेस को, कहाँ पाई जाती हैं, कैसी दिखती हैं, ये सारी चीजें. साइंटिफिक नेम क्या है वो भी पूछा जा सकता है तो वो देखेंगे. इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से भी इंपॉर्टेंट है. जीएस पेपर 3 के एनवायरमेंट सेक्शन से भी आप इसको लिंक कर सकते हो इफ यू नीड टू कोट सच स्कीम्स इन योर आंसर्स. देन यू हैव दिस इनैक्ट पार्टनरशिप. कैसी पार्टनरशिप है, कौन कौन से देश इसमें हैं, किस लिए ये पार्टनरशिप है, ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के लिए तो ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है ही. एंथ्रेक्स डिसीज कैसी है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे होती है, ये सारी बातें हम इसके बारे में कवर करेंगे. जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो. So this is how we will be proceeding in this particular lecture. Let's begin with the very first article, that is your COP28 outcome signals. Beginning of the end of the fossil fuel era, countries find ways to strike a deal. 2023 की ये UNCC यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे हम कहते हैं, ऑफ UNFCCC, COP28 इन जनरल हम बोलते हैं, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक के बीच में ये पूरी कॉन्फ्रेंस हुई. दुबई के अंदर हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. COP28 मीटिंग हैज डिलीवर्ड सम इंपॉर्टेंट आउटकम्स. लेकिन एक बात ये है कि इंपॉर्टेंट आउटकम्स तो चलो ठीक है आए हैं यहां से, लेकिन इस बार ना द कॉन्फ्रेंस वॉज बिट क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट मीटिंग द हाई एक्सपेक्टेशंस. Members were expecting more significant actions to combat climate change. So that is why it is being referred that like all the previous COPs, it still remained an underachiever, unable to measure up to the what were the expectations उसके हिसाब से, right? तो ये outcomes हैं finally 1, 2, 3, 4, 5 and 6. पूरे COP28 को क्लब करें तो ये 6 आउटकम्स निकले हैं और हर एक आउटकम को हम इन डिटेल लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. पहला है फॉसिल फ्यूल फेज आउट. देखो फॉसिल फ्यूल, अगर मैं इशू की बात करूं तो रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, इट वॉज नॉट एक्नॉलेज्ड इन अर्लियर COP डिसीजंस, तो ये एक इशू रहा.
फाइनल एग्रीमेंट जो अब आया, इट आस्क द कंट्रीज कि भैया वी नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू मूव अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स और वी आर एमिंग टू अचीव नेट जीरो बाय 2050. ठीक है, कुछ कंट्रीज वर नॉट हैप्पी बिकॉज दे वर नॉट, कोई स्पेसिफिक टारगेट्स या कोई स्पेसिफिक स्केड्यूल्स नहीं थे, आप ऐसे बोल सकते हो. एंड दिस टर्म फॉसिल फ्यूल फेज आउट वॉज नॉट एक्सप्लिसिटली यूज्ड. सो दिस इज वन सच थिंग, राइट. देन यू हैव सेकेंड पॉइंट, ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. एग्रीमेंट aimed कि we will triple the capacity of renewable energy and will double, you can say the annual improvements in energy efficiency. इसका इम्पैक्ट यही होगा ना, अगर आप अपनी कैपेसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रिपल करोगे और जो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट्स हैं, यू विल डबल देम अप एनुअली. एनुअल इंप्रूवमेंट जो आपके होंगे तो ऑब्वियसली इससे आपके एमिशंस में रिडक्शन होगी, है ना. एंड अप्रोक्सीमेटली दिस कुड लीड टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन. मैं अगर उसका एक अप्रॉक्स दूं तो इट विल बी 7 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030 अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी ट्रिपलिंग करते हो तो, राइट. अब ये है क्लैरिफिकेशन की अगर बात आती है कि ये इसको अचीव कैसे करेंगे, दैट इज नॉट एंटायरली क्लियर. सो साथ साथ मैं आपको हर एक चीज कंसर्न्स भी बताती जा रही हूं. सो दिस टारगेट ऑफ ट्रिपलिंग डजंट मीन कि एवरी कंट्री मस्ट इंडिविजुअली ट्रिपल इट्स करंट कैपेसिटी. तो ये जो गोल है, हाउ इट विल बी अचीव्ड, इट इज नॉट एंटायरली क्लियर. देखो पॉजिटिव तो है क्योंकि इट विल contribute to reducing emissions, लेकिन कंसर्न ये है कि दिस एग्रीमेंट लैक्स स्पेसिफिक प्लान्स, डेडलाइंस फॉर फेजिंग आउट द फॉसिल फ्यूल्स. वहां पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट अमंग सम कंट्रीज हुआ है, राइट. प्रोग्रेस दिख रही है बट दी ओवरऑल एग्रीमेंट में नॉट बी एनफ टू स्पीड अप दी क्लाइमेट. देखो एक होता है धीरे धीरे हम चल रहे हैं, अब क्लाइमेट के केस में तो धीरे धीरे वाला कॉन्सेप्ट अब रहा नहीं है क्योंकि जिस स्पीड से हमने एमिशन किया है और जो आपके टारगेट्स है, पेरिस गोल है, वो आप अचीव नहीं कर सकते अगर आप इस स्पीड से चल रहे हो तो, राइट. सो वी नीड टू स्पीड अप द क्लाइमेट एक्शन. लेकिन वो इस एग्रीमेंट में वो मिसिंग था, प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर प्लान वो नहीं था, वेल डिफाइंड नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो. कंक्रीट स्टेप्स आप लेकर आ रहे हो बट द कंक्रीट स्टेप्स टू अचीव दिस गोल ग्लोबली दे वर नॉट वेल डिफाइंड, राइट. देन यू हैव थर्ड पॉइंट, फेज डाउन ऑफ कोल. इसके बारे में हमने बहुत बात करी. देखो इंडिया अभी इस टाइम पे कोल पे रिलाई करता है. अगर आप बोलो कि कोल फेज आउट कर दो तो वो हम नहीं कर सकते एकदम से, राइट. कोल बीइंग अ फॉसिल फ्यूल, अटेंशन भी जरूरी है. 2021 में COP26 हुई थी ग्लासगो के अंदर. देयर वाज ऑलरेडी दिस डिसीजन टू फेज डाउन द कोल. लेकिन यहां पर कुछ चीजें मिसिंग हैं. वही जैसे कि मैंने आपको इंडिया का कंसर्न भी बताया है. देयर वाज अ प्रपोजल टू, एफर्ट की बात करूं तो देयर वाज अ प्रपोजल टू से दैट जो नए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं दे कुड ओनली बी ओपन इफ दे हैड टेक्नोलॉजी for capturing, for storing the carbon emissions. लेकिन countries like India, China, South Africa, they opposed this idea also, right? So the proposal was dropped. Agreement struck to कुछ language agreed upon in Glasgow conference. तो यहाँ पर हर एक कंट्री, जैसे अब मैं इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लूँ तो हम कोल पे रिलाई करते हैं और हम धीरे, एक वही होता है ना कि ट्रांजिशन की तरफ हम जाना चाहते हैं. लेकिन अगर आप कहो कि सब चीजें एकदम से बंद कर दो, ये कोल वाली चीजें आज से यूज नहीं होंगी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, तो वो एकदम से चीजें नहीं हो सकती हैं, स्लोली होंगी क्योंकि ट्रांजिशन की बात है, राइट. स्लोली का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हो. वी आर टेकिंग स्टेप्स बट इमीडिएट बेसिस पे हम जिस चीज पे अभी इस टाइम पे रिलाई करते हैं, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहां क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, राइट. तो बात यही है सिंपल टर्म्स में, द एग्रीमेंट लैक्स दोस स्पेसिफिक्स कि हाउ कोल फेज डाउन विल बी मेजर्ड, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है फॉर रिडक्शन. सो ऑल दीज डिटेल्स वर लेफ्ट फॉर फर्दर डिस्कशंस, राइट. दैट इज द पॉइंट. देन यू हैव मीथेन एमिशन कट्स. मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, राइट. और यहां पर रिड्यूसिंग मीथेन एमिशंस कैन बी सिग्निफिकेंट एडवांटेज अगर आप क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना चाहते हो. लेकिन कंसर्न ये है कि इवन इंक्लूडिंग इंडिया, दे अपोज इट बिकॉज व्हाट आर द मैंडेट्स टू रिड्यूस दैट मीथेन एमिशंस. उसके हिसाब से देखो मैं आपको बताती हूँ क्या है ना,
अगर आप इसको ओपोज कर रहे हो, कंट्रीज का कंसर्न ये है क्योंकि मीथेन का सिग्निफिकेंट सोर्स आता है एग्रीकल्चर से, लाइव स्टॉक से। अगर आप इस पे लाते हो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा और या कटिंग मीथेन एमिशंस, ये एग्रीकल्चर के लिए सेंसिटिव होगा क्योंकि दैट मीन्स कि यू नीड टू मेक चेंजेस टू हाउ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। दैट कैन बी वेरी हाईली सेंसिटिव, especially in country like India जहां पर agriculture plays a very crucial role. That is the point, right? तो यहां पर COP28 के agreement के अंदर it doesn't mention the specific targets for reducing methane emissions by the year 2030. So there is a concern of understanding, right? There is a concern कि अगर this approach might be a result of you can say कि इसका agriculture पे क्या impact पड़ेगा, right? Because major source is agriculture and livestock, right? That is the point. Loss and damage fund, इसके बारे में मैंने आपसे बात करी ही थी, इसको हमने अलग से loss and damage fund को मैं कवर कर चुकी हूँ. This is a very significant outcome, especially for poor and vulnerable countries, right? This decision is to create this fund, and it was made in previous COP27 only, but COP28 के अंदर कुछ बात ये है कि there are no financial commitments जो लाई गई हो. फंड बेसिकली इसलिए है कि जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स आते हैं इन लाइक वल्नरेबल एंड पुअर कंट्रीज टू फाइनेंशियली असिस्ट दोज कंट्रीज. सो बाय द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस अबाउट $800 million की कमिटमेंट वर मेड, राइट? सो दिस इज द केस. देन यू हैव ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, ये इसका आउटकम है, राइट? सो it was adopted, recognizing the need to focus more on adapting to climate change impacts. लेकिन work is still needed to define these indicators for measuring the process, right? So this is whole पूरा का पूरा आउटकम ऑफ COP28 जो मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है. अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के आउटकम्स क्या रहे हैं और कहाँ पर कंसर्न्स रहे हैं, राइट? तो ये चीजें हैं, दो चीजें हैं. जब भी आप कवर करो, ये 6 के 6 पॉइंट्स कवर कर लेना और उनको दो पर्सपेक्टिव में देखना. आउटकम क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी, और मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली जो पड़ेगा, कंसर्न क्या है बाकी कंट्रीज का, राइट? सो दीज 3 पैरामीटर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, देन यू हैव दिस पर्टिकुलर न्यूज, यहां पर मेंशन नहीं है, बट दिस न्यूज इज रिगार्डिंग इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम. Indian Forest and Wood Certification Scheme. अब ये स्कीम है GS पेपर 2 के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये स्कीम क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. बहुत ही सिंपल है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये स्कीम लॉन्च करी है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ये स्कीम है. अब इस स्कीम के अंदर होगा क्या, ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, इन लाइंस को पढ़ने से अच्छा है मैं आपको पहले सिंपल टर्म्स में इसको क्लियर कर देती हूँ. ये स्कीम एक वॉलेंट्री प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है. ये स्कीम एनकरेज करती है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री. So this certification, it covers various aspects, including forest management, key managing trees outside the traditional forest, ensuring the responsible sourcing of wood-based product in the market, right? So this is the case. Forest management certification, trees outside forest management certification. So ये सारी चीजें it manages, right? इसको elaborate करते हैं. तो पर्पस ये है कि it's a national certification program. A program that encourages sustainable practices in forest management and agroforestry. अब इसके अंदर ये certification is not mandatory. सबसे बड़ी बात तो आपको याद रखनी है, it's a choice for individuals and organizations who are involved in wood related activities in forestry. अब third party certification का मतलब external organization that is not connected to the government, ऐसे लगा लो. It evaluates, it certifies whether the practices that are there are they aligning with the sustainability standards. अब इस स्कीम के components हैं, right? वो क्या है? फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ये फोकस करता है ऑन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट. Trees outside forest management certification, it applies to the trees that are outside the traditional forest areas. And chain of custody certification, third one. The scheme include these 3 things.
इट इंश्योर्स कि जो वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर वो कहां से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं फ्रॉम सर्टिफाइड एंड रिस्पॉन्सिबली मैनेज्ड सोर्सेस, राइट. Then the entities following responsible practices, they get market incentives and that helps to motivate them कि आप ऐसे operations को continue रखो, right? Market incentives भी मिलते हैं. Who can participate? State forest departments, individual farmers, FPOs who are involved in agroforestry, they all can participate. These are the parties involved. ठीक है. अब certification standards की बात करूं, so the standard has 8 criteria. 69 indicators and 254 verifiers. It's a part of your National Working Plan Code 2023. This is the case, right? Clear है. इसके अंदर ट्रीज आउटसाइड जो है फॉर आउटसाइड द फॉरेस्ट स्टैंडर्ड्स उनको भी इंक्लूड किया गया है. क्लियर है. मूविंग अहेड, अब द ओवरसाइट बॉडी फॉर द सर्टिफिकेशन स्कीम इज Indian Forest and Wood Certification Council. The council will serve as an advisory body involving multiple stakeholders, जिसके अंदर ये सारे stakeholders हैं. Council of India, the council is represented by members from these institutions. ये आप एक बार पढ़ सकते हो. रही बात ऑपरेटिंग एजेंसी की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन भोपाल विल एक्ट एज द ऑपरेटिंग एजेंसी. And National Accreditation Board for Certification Bodies under the Quality Council of India will accredit the certification bodies. ठीक है. So these accredited bodies will conduct audits to assess कि whether the entities are following the standards जो कि certification scheme के अंदर आउटलाइन किए गए थे, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं फॉलो, ये सब देखा जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इन न्यूज इज दिस ड्रैगन स्नेक हेड फिश. नाम देखो कैसा है, ड्रैगन स्नेक हेड फिश. इसका साइंटिफिक नेम है एनिग्मचना गोलम, right? Enigmachna golem, which has been included in IUCN Red List, may face serious conservation challenges. तो यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल डाल सकती है. इसको लिविंग फॉसिल कंसीडर किया जाता है एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द कैरेक्टर इन लॉर्ड ऑफ रिंग्स. इट इज मेनली फाउंड इन केरला. लिविंग फॉसिल मतलब इट हैज, ये इंडिकेट करता है कि इट हैज एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस. ये जो ड्रैगन स्नेक हेड फिश है ना, इट इवॉल्व्ड अराउंड 120 मिलियन ईयर्स अगो, प्रोबेबली विद डायनासोर्स इन दैट जुरासिक पीरियड, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर्स. अंडरग्राउंड हैबिटेट्स में इट लिव्स, which might have protected it from this extinction events on land. वो अंडरग्राउंड रही, छुपी हुई रही, सेफ रही, ऐसे. द फिश इज प्राइमरली केरला में इट इज फाउंड एंड इट इज मोस्टली सीन इन वेटलैंड्स एंड जो नियर बाय पैडी फील्ड्स होते हैं ना वहां पर, राइट. कंजर्वेशन चैलेंजेस की बात ऐसी है कि वन ऑफ द स्पीशीज वाज आइडेंटिफाइड, इट बिकेम हाईली sought after in the international aquarium pet trade. After the species was identified, it became one of the most wanted items. Due to वो dragon-like appearance है ना, so it's considered a symbol of good luck also in some far eastern countries. And being a subterranean fish with a distribution embedded in human-dominated landscape makes conservation measures difficult. Right? Now, threats क्या है? Pesticides, insecticides, जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं इन द पेडी फील्ड्स, वो थ्रेट है टू द फिश. ग्राउंड वाटर की क्वालिटी जैसे डिटेरियोरेट हो रही है, वो एक थ्रेट है टू द फिश. और कंजर्वेशन मेजर्स के अंदर वेटलैंड्स को सेफगार्ड करो, उनके नेचुरल हैबिटेट ही वही है, राइट. कंट्रोल करो, रेगुलेट करो द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, तो उनसे भी इट कैन बी वन ऑफ द कंजर्वेशन मेजर. IUCN स्टेटस में वल्नरेबल कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 2 में है, तो ये चीजें ध्यान में रखना. ठीक है, क्लियर हो रही हैं चीजें. देन यू हैव दिस नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज योर एंथ्रेक्स. WHO has reported a significant anthrax outbreak in Zambia, marking an alarming spread of the disease across 9 out of the country's 10 provinces. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ना. एंथ्रेक्स जो है
ये एक हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि बैक्टीरिया से होती है, दैट इज बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, इट प्राइमरीली अफेक्ट्स एनिमल्स लाइक काउज, शीप, गोट्स, वाइल्ड हर्बीवोर्स। इंपॉर्टेंट है, इट अफेक्ट एनिमल्स। Humans can also get sick if they come in contact with infected animals or contaminated animal products. Even humans can get sick, yes. या अगर उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट डाल दी कि इट ओनली अफेक्ट्स एनिमल्स, तो आप कैंसिल करोगे फिर। नो, क्यों? एनिमल्स को भी, ह्यूमंस को भी होता है। एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है, इट अकर्स नेचुरली इन सॉइल। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? सो एंथ्रेक्स मैनिफेस्ट इन 3 forms डिपेंडिंग अपॉन हाउ द इन्फेक्शन एंटर्स द बॉडी। gastrointestinal, inhalational, cutaneous, so depending upon the route of infection. सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फॉर्म वो होता है कि दिस cutaneous anthrax, itchy bumps that develop into the black sores, फीवर होता है, मसल एक होता है, ये सब कुछ। हाउ इज एंथ्रेक्स डायग्नोस्ड? Anthrax is diagnosed by identifying the bacteria in blood, skin lesions or respiratory secretions through laboratory culture. Test होते हैं, right? Samples can be taken and then they are tested. There is no specific test to directly determine if someone has been exposed to anthrax or not. ये भी ध्यान में रखना, देयर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट। ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक्स हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन और लेवोफ्लॉक्सासिन, ये आप ही ले सकते हो। वैक्सीन अवेलेबल है लाइफ स्टॉक्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। ठीक है, and this last article of today's lecture, that is this ENACT partnership. Recently 6 new countries and a United Nations agency joined this partnership. ENACT stands for Enhancing Nature-Based Solutions for an Accelerated Climate Transformation. ठीक है, जर्मनी, इजिप्ट एंड IUCN लॉन्च्ड दिस पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट है, COP27 में जो शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई थी पिछले साल, वहां पर इट वाज लॉन्च्ड। फाउंडिंग मेंबर्स पता चल गए, जर्मनी, इजिप्ट एंड IUCN वर द इनिशियल मेंबर्स। उसके बाद 6 न्यू कंट्रीज ज्वाइंड। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और अभी इट इंक्लूड कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जापान, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्लोवेनिया, बेल्जियम, पाकिस्तान, स्पेन। ये सारी कंट्रीज के नाम याद में रख लेना। पर्पस क्या है इसका? सी, इनैक्ट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव जिसका एम है टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स वर्ल्ड वाइड टू टैकल क्लाइमेट चेंज, लैंड एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये फोकस करता है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे, टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, राइट? So it enhances the protection from and resilience to climate impacts for at least 1 billion vulnerable people, secure up to 2.4 billion hectares of healthy, natural and sustainable ecosystem, increase global efforts ताकि आप climate change को mitigate करो by protecting, by restoring carbon rich ecosystem. Secretariat, IUCN is hosting the Secretariat of ENACT partnership, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, दिस वॉज द होल लेक्चर फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड विल मीट यू देन टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। मीनवाइल जो भी हमने अभी तक चीज़ें कवर करी हैं, एक है आपका COP28 के फाइनल आउटकम्स विद कंसर्न्स, वो ध्यान में रख लेना। फिर हमने करी इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, क्या कहती है ये स्कीम, किसके द्वारा लाई गई है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वो सब कुछ। एंड फिर उसके बाद हमने एक स्पीशीज पढ़ी है ड्रैगन स्नेक हेड फिश, उसका साइंटिफिक नेम और कहाँ पाई जाती है, वो सारी बातें ध्यान में रखना। कंजर्वेशन मेजर थ्रेड्स क्या हुए उसको, वो इंपॉर्टेंट है। एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ा एंड देन वी हैव दिस इनैक्ट पार्टनरशिप, जिसमें कंट्रीज के लिए आप कोई निमोनिक क्रिएट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो और निमोनिक शेयर कर देना फिर कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाए। Right, signing off for this session. This is your mentor Arzu Kakkar. We'll meet you with other session. Till then, take care. Good luck, good wishes, happy learning. All the best.